अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं वकास अहमद। आपने मुझे इस टैक्स लर्नर के प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस में गुफ्तगू करते हुए ज़रूर देखा है, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक इंटायरली डिफरेंट है। हमारे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की पुरज़ोर फरमाइश पर हमने आज इस वीडियो में जूम सेशन पर हमें हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त जो हैं ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अभी जो एफबीआई जो एनटीएस की जानिब से एक मुआवनीन हज के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसके तहत मुआवनीन हज सेलेक्ट होंगे जो 2026 में आने वाले हज में रहनुमाई करेंगे और स्टाफ की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी वीडियो में हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से जनाब मोहम्मद हाकिम भट्टी साहब। हाकिम भट्टी साहब, आपको वेलकम करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। हाकिम भट्टी साहब का मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, लेकिन इनके एकेडमिक्स और करियर के बारे में बताने से पहले आपको ये बताना मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने हाकिम भट्टी साहब को क्यों मदऊ किया है। आज की इस वीडियो में हाकिम भट्टी साहब को मदऊ करने का हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि हाकिम भट्टी साहब ने रिसेंटली जो हज कंप्लीट हुआ है उसमें एज़ ए मुआवनीन अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म की हैं। और आज के इस वीलॉग की मदद से हम हाकिम भट्टी साहब से जो एनटीएस एग्ज़ाम लेने जा रहा है उससे रिलेटेड भी गाइडेंस लेंगे, पेपर पैटर्न पर भी गुफ्तगू होगी। हाकिम भट्टी साहब के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर जो उन्होंने लास्ट ईयर अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करते हुए जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ हम हाकिम भट्टी साहब से रहनुमाई लेंगे कि हम इतने ज़्यादा लाखों कैंडिडेट में से किस तरह से अपने आप को एक मुनफरिद तौर पर एग्ज़ाम में भी और लेटर और फिज़िकल टेस्ट में भी अ, उभर के सामने आ सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की जाएँगी? हम इनके नॉलेज से फ़ायदा लेंगे बिकॉज़ हाकिम भट्टी साहब, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा, हाकिम भट्टी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त और कॉलीग हैं। इसके साथ-साथ भट्टी साहब जो हैं इस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं अपनी अपकमिंग सीएसएस की अटेम्प्ट के लिए। और इनकी इन तमाम सब्जेक्ट्स भी जो कि आपकी आउटलाइन है, माशाल्लाह उसके ऊपर एकेडेमिकली भी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। और उसके साथ-साथ भट्टी साहब का जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है उस इन तमाम क्वालिटीज़ ने मुझे मजबूर किया है कि हम इस व्लॉग में भट्टी साहब को अपने साथ लें। सबसे पहले मैं भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि भट्टी साहब आप काइंडली हमें अपने कुछ एकेडमिक्स बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। जी, वक़ास साहब, अगर मैं बात करूँ एकेडेमिया के हवाले से, तो मैंने जो है एमफ़िल किया है सोशियोलॉजी में अच्छा, रिसेंटली, वो कायरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया है। उसके साथ-साथ मैंने एलएलबी भी किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। और उसके उसके अलावा जो है इससे पहले जीसी में भी मैं वहाँ से जीसी में पढ़ा हूँ। उसके साथ सरगोदा यूनिवर्सिटी से भी एक डिग्री जीसीओ है, बीए लाहौर की बात की। कर रहे हैं सर? जीसीयू लाहौर की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और उसके साथ अभी रिसेंटली इससे पहले जो है वो एज़ अ लेक्चरर जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में वर्क कर चुका हूँ। और उसके साथ अभी जो है वो मैं एफबीआर में एज़ अ इंस्पेक्टर जो है वो वर्क कर रहा हूँ। हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे होंगे यकीनन कि आप जब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मौजूद थे, तो आप पोस्टेड कहाँ पे थे? सर, जब उस वक़्त पोस्टिंग जब थी मेरी जो रावलपिंडी में थी एज़ अ लेक्चरर अस्कर माल कॉलेज में रावलपिंडी में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इसी पोस्टिंग के दौरान ही लास्ट ईयर हज मिशन 2025 में एज़ मुआविन हज सुपरवाइज़री पोज़ीशन, क्योंकि अब वो नेक्स्ट जो है आपके पास जो ग्रेड 7 7 से लेकर 16 तक जो होता है वो फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। जी, और 17 और 18 जो होते हैं वो सुपरवाइज़री पोज़ीशन पे होते हैं, क्योंकि उसकी वो डिवीज़न की हुई है। अभी ये जो रिसेंट ऐड आया उसमें भी था फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ प्लस सुपरवाइज़री पोज़ीशन जो है वो उनकी वो कैटेगराइज़ेशन थी, उसके हुँ, हवाले से थी। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा भट्ट साहब, जी सर। काइंडली हमें बताइएगा कि एक एज़ अ लेमैन जो कई दोस्त हमारे जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो अप्लाई किया हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए, वो रिपीटर नहीं है, रिपीटर्स को तो आइडिया होता है। लेकिन जो फ्रेश सर, कैंडिडेट्स हैं वो जानना चाहेंगे कि मुआवनीन हज जो हैं इनकी सर। बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ वहाँ पर क्या होंगी? जी, वक़ास साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो वक़ास साहब, ये है कि ये ग बेसिकली गवर्नमेंट की जो है वो पाक जो है वो गवर्नमेंट जो है बेसिकली मिनिस्ट्री जो है, वज़ारत जो है, मज़हबी अमूर जो है,
उनकी पॉलिसी है कि भाई आप जो जितने भी पाकिस्तान से उजाजे कराम सऊदी अरेबिया में जाते हैं, वहाँ पर उनको असिस्ट करने के लिए उनको अकोमोडेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, फूड मैटर्स में, अगर कुछ चीज़ गुम हो जाती है तो लास्ट रिफॉर्म सेल के थ्रू उनको अकोमोडेट करने में, या सऊदी जो काम होते हैं उनके उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए टू फैसिलिटेट द उजाज इन सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग मशार डेज एज वेल एज इन मदीना एंड मक्का। बट सर एक चीज़ यहाँ पर आपने बताई कि आपका काम है जो हुजाजे कराम हज पर जा रहे होंगे उनको और सर फैसिलिटेट करना वहाँ पर, और इसके साथ साथ जो सऊदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आपने हुज्जाज के बिहाफ पर बीइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव आपने कोऑर्डिनेट भी करना है। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन, जी मैं आपसे सर। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि लैंग्वेज बैरियर जो है वो किस हद तक इफ़ेक्ट करता है? बिकॉज़ हम पाकिस्तान के अक्सर कैंडिडेट नेटिव हम उर्दू स्पीकिंग हैं या जो हमारी इलाकाई सर ज़ुबानें हैं, और वहाँ पर जो आप क्योंकि जो लोग भी मुआवनीन के तौर पर सिलेक्ट होंगे तो उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है सऊदी अरेबिया के ऑफ़िशियल्स के साथ, उनकी मिनिस्ट्री के साथ हुज्जाज की फैसिलिटेशन के लिए। तो जो लैंग्वेज बैरियर है ये कहाँ तक इफ़ेक्ट करता है, और क्या हमें अरेबिक या इंग्लिश की भी प्रोफ़िशिएंसी ज़रूरी है इस सिलसिले में, या काम चल जाएगा? जी सर, वक़ास साहब। अच्छा वक़ास साहब, इसमें ऐसे है कि आपके पास जो बेसिक अरेबिक है जिसमें हॉस्पिटल है, जनरल स्टोर है या एम्बुलेंस है, जो इस तरह जो मेन वर्ड्स हैं, इनका तो वैसे आपका जो सिलेबस है उसमें आपने देखा होगा कि अरेबिक लैंग्वेज के हवाले से उसको भी उसमें मेंशन किया है। क्योंकि हमारा ये जो सीज़न होता है ये हर ईयर जो है ये तकरीबन 45-50 डेज़ के लिए बुलाते हैं। तो इसके कोई भी पर्सन जो है, इंग्लिश तो सभी के लिए है लेकिन अरेबिक लैंग्वेज जो है वो किसी कोई भी पर्सन जो है जो मोहम्मद जार है, कुछ हो सकते हैं अरेबिक वाले, उनको इसके ऊपर फुली अबोर नहीं होता। लेकिन इसकी सहूलत के लिए जो पाक गवर्नमेंट है उसने सऊदी अरेबिया में जो लोकल मावन होते हैं, जो वहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तानी लोग जो है एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, जी, उनको हमारे साथ वहाँ पर अटैच कर देते हैं टू कम्युनिकेट और टू कोऑर्डिनेट विद द वो जो आपके जो डिफरेंट जो आपके ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, बिल्डिंग्स वाले हैं या कोई भी है, उनके साथ। अब रही बात सर वहाँ पर सऊदी हुकाम से कोऑर्डिनेट करने के लिए, वहाँ पर ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री है जी, उनके वहाँ पर दफातर जो है, डीजी जो है, बाकी लोग जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी उनके दफातर वहाँ पर हैं, जिन्होंने एग्रीमेंट्स ओपैप ऑफिस ऑफ पिलग्रिम अफेयर्स पाकिस्तान जो है, जी। उनके लोग वहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। उन एग्रीमेंट्स उन्होंने करने हैं। ये जो मीन्स पाक मोहम्मद जा रहे हैं इनका डायरेक्ट जो है वो हमारा सऊदी काम से काम है। अगर हमें कोई इस तरह इशू पेश आता है वहां पर, किसी हाजी को मसला है, कोई ऐसा काम है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, सऊदी अकाम से भी कोऑर्डिनेट करना हमने थ्रू हमारे हायर अप्स जो है उनके थ्रू हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो अरेबिक लैंग्वेज ठीक है वो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन हमारा क्योंकि वो ज़्यादा होता है, हमारे साथ वो ट्रांसलेटर भी होते हैं, इतना वो सर इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हमारा तो। जी जी। आप अल मुख्तसर यही कह रहे हैं कि हमारा जो लैंग्वेज बैरियर है ये कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा वहाँ पर। जी बिल्कुल, इतना चलो। ज़्यादा नहीं करता है। अच्छा सर, जी बट सर। में मुझे ये बताइएगा, हम जब वहाँ पर जो मुआवनीन ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करने जाएँगे, तो उनको आगे फ़र्दर कितने शोबा-जात हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ जो हमारा बायोडाटा फ़ॉर्म था वहाँ पर भी कुछ सेक्टर्स मेंशन्ड थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ पर ड्यूटी परफ़ॉर्म की और वो कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर जाकर किस स्किल की बेस पर उनको वहाँ पर जो है ना वो ड्यूटीज़ असाइन्ड की जाती हैं? जी विकास साहब, जब आपके पास एनटीएस के थ्रू टेस्ट आप पास कर लेते हैं, हम नेक्स्ट इसको डिस्कस भी करेंगे। तो उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो बेसिकली आपका जो वर्क होता है वो आप अगर ब्रॉडर कैटेगराइज करें तो आपके फोर जो है वो आप जो है वो कह लें कि ब्रांचेस में डिवाइड कर लो। ब्रांचेज़ या एक तो हो डिपार्टमेंट्स सकता में। है आपका डिपार्टमेंट्स के अंदर, एक है आपके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जो मेन एमसीओ है, मेन कंट्रोल ऑफिस जो है वो मकान में। तो वहाँ पर अगर जो वहाँ पर अगर एज ऑफिस में अगर वर्क कर आपको वो डिप्यूट कर सकते हैं। जी, उसके बाद अगर आपको फील्ड में जाते हैं तो आपके पास फर्दर 3 कैटेगरीज होते हैं। जी, नंबर 1 जो होती है आपके पास वो क्या है, जो अकोमोडेशन होती है। वो जी, जहाज कराम जो आ रहे हैं उनको बिल्डिंग के हवाले से जो है उनको अकोमोडेट करना, बिल्डिंग में बेसिकली एक सेक्टर कोऑर्डिनेटर, सेक्टर कमांडर होता है।
वो उस बिल्डिंग में, और जहाज ग्राम को बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो, वॉशरूम का इशू है, एसी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, वाईफाई का इशू है, या कोई भी इवन बेडशीट का कोई भी इशू बिल्डिंग के अंदर इशू है, तो उसको वो सेक्टर जो अकोमोडेशन वाले सेक्टर कमांडर या सेक्टर कोऑर्डिनेटर है वो उसको रिजॉल्व करने के लिए उसके उसके वो डोमेन में फॉल करता है। कुछ लोग उधर डिप्यूट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आपके पास आती है, जो मेन थ्री कैटेगरीज है उनमें से दूसरी आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट में हाजियों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन जो मदीना से हाजी मक्का आते हैं, या जद्दा एयरपोर्ट से मक्का आएंगे, या मक्का से मदीना जाएंगे, जी, वहां पर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो थ्रू मकतब, वो सऊदी गवर्नमेंट जो है थ्रू मकतब उनकी जिम्मेदारी होती है कि वादियों की वो मैस ट्रांसपोर्टेशन में उनके जिम्मे होती है। सिर्फ हमारी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ये होती है कि आपकी हमारे, क्योंकि वो जहाज कराम जो होते हैं वो ज्यादातर अजीजिया एक वो साइट पे वो सात मुहर्रम से थोड़ा 5 4 5 6 किलोमीटर के फासले पर है। वहां पर बिल्डिंग्स जो होती हैं वहां से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है हाजियों को पिक एंड ड्रॉप देती है। जी, वहां से पिक करके हरम के नजदीक उतारेंगे, हाजी हरम जाएंगे, खाना काबा जाएंगे, वहां पे जब आपसे फ्री हो जाएंगे वापसी अड्डे पर आएंगे, वहां से बस से उठाकर उनको बिल्डिंग पे ले आने की। कुछ हमारे जो होते हैं वो मामलीन जो होते हैं वहां पर डिप्यूट होते हैं। थर्ड कैटेगरी जो होती है हमारी, वो होती है हमारे पास जो है वो फूड की होती है। फूड में हमारे जो ऑलरेडी ओपैप ऑफिस है उन्होंने एग्रीमेंट्स किए होते हैं। जो किचन जो होती है डिफरेंट जो होते हैं आपके पास कैटरिंग वाले जो होते हैं, जस्ट हमने उनको मॉनिटर करना होता है कि जिस क्वालिटी जिस लेवल पे पाक गवर्नमेंट ने उनको पे किया हुआ है, क्या वो क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी हाजी राइट, को इशू होता है फूड के हवाले से, वो जस्ट फूड कोऑर्डिनेटर से वो जो कोऑर्डिनेट करेगा, फूड कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट जो है वो कैटरिंग जो मालिक होता है उससे कोऑर्डिनेट करता है कि जनाब ये आपने इसमें इशू है, इसको रिजॉल्व करें, उसको फौरी रिजॉल्व किया जाता है। जो फूड का एग्रीमेंट हुआ है बेसिकली उस एग्रीमेंट को हमने इम्प्लीमेंट करवाना होता है वहां पर। फिर जो हाजी होते हैं वो इशू कोई अगर उनको आता है तो वो कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन जो है वो फिर फॉरवर्ड होती है। अगर वो इवन ट्रांसपोर्टेशन में, अकोमोडेशन में, और आपके पास जो फूड में कोई भी कंप्लेन हो, तो हाजियों के पास ऑनलाइन सिस्टम भी होता है। उस कंप्लेन को जो फील्ड में ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड में मुआविन होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। अगर वो सॉल्व नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक टाइम होता है, उसके बाद वो कंप्लेन जो होती है हायर जो अथॉरिटीज है उनको मूव हो जाती है। ठीक फिर है। वो अगर वो वहां से भी रिजॉल्व नहीं होती, वो फर्दर जो है वो मिनिस्ट्री तक वो वहां पर वो जो एप्लीकेशन वो जो कंप्लेन है वो मूव हो जाती है। लिहाजा हाजियों को फर्द मैक्सिमम ट्राई की जाती है कि हाजियों को फैसिलिटेट किया जाए, उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, और उनको किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वहां पर एक फॉरेन कंट्री में उनको फेस ना करनी पड़े। ज़बरदस्त। और सर, जहाँ तक फोर्थ डिपार्टमेंट सर मेरी कौन-सा है? बात है, सर सर फोर्थ सर फोर्थ शोबा कौन-सा है? एक आपने बताया अकोमोडेशन को देखेंगे, वहाँ सर पर ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे, थर्ड आपने बताया कैटरिंग और फूड को देखेंगे। ये 3 ही है या कोई और भी है इनमें? सर उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, मेन ऑफिस होता है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग वहाँ रोल्स पर हैं। डिप्यूट, जी वहाँ पर डिप्यूट हो जाते हैं। उसके बाद इनके सेल बन जाते हैं, जैसे लास्ट एंड फाउंड सेल है। जिन हाजियों की कोई चीज गुम हो जाती है वो उस लॉस्ट एंड लास्ट फाउंड। एंड जो जी लास्ट एंड फाउंड सेल से वो कांटेक्ट करेंगे, वो वहां से सर्च करके दे देते हैं। हाँ अगर कुछ चीज किसी हाजी को मिली है तो वो मामन से कांटेक्ट कर लेते हैं, या हाजी डायरेक्ट जो होता है वो लास्ट एंड फाउंड में जमा करवा देता है। तो अ, वो एक सेल बना दिया गया है। हाजियों का सामान बैग्स गुम हो जाते हैं, हाजियों के पैसे गुम हो जाते हैं। लास्ट टाइम ऐसे हुआ है, हाजी वहां से आ रहे होते हैं किसी हाजी की, आई थिंक लास्ट टाइम मुझे याद है ट्रांसपोर्ट मेरी ड्यूटी थी जमरात स्टेशन पे। तो वहां पर एक हाजी था, आई थिंक उसके 2200 रियाल थे जो गिर गए थे, वो फिर किसी और हाजी को मिले, उसने मामन को दिए। फिर मामन ने फिर वो हाजी को ढूंढ कर उसको, वो जो हाजी ने कंप्लेन लॉन्च की तो उसको वो फिर वापस किए गए। इस तरह सेल फोन मल्टीपल चीजें होती हैं जो हाजियों को वहां पर मिल जाती हैं। अ, काफी दफा ये भी होता है अगर वो चीज जो है वो अगर पाकिस्तानी हमारे लास्ट एंड फाउंड में आई नहीं है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा हाजियों को उसमें बिल्कुल सही। ढूंढने अच्छा में और भट्ट साहब, ज्यादा मुश्किल होती है। ज़रा शॉर्टली लेकिन अच्छी बताइएगा फैसिलिटी। कि ये तमाम फैसिलिटीज़ सर पाकिस्तान से जाने वाले तमाम हुज्जाज कराम के लिए है, या सिर्फ़ वो जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत जाते हैं उनके लिए है, या प्राइवेट स्कीम के तहत जो प्राइवेट हज ग्रुप्स वालों के साथ जाते हैं या खुद वो हज करने जाते हैं, ये तमाम फैसिलिटीज़
सभी के लिए हैं या सिर्फ़ वो लोग जो गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत जाते हैं उनके लिए हैं? जी सर, विकास साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। लास्ट ईयर में आपने देखा होगा कि प्राइवेट हाई स्कीम का काफ़ी एक इश्यू हुआ था, मीडिया जी, में आप आपने देखा होगा। जी, जी, बेसिकली जो मुआमिन होते हैं, जी। ये इनका हाजियों के जितने हाजी होते हैं उनके इसके हिसाब से इनका कोटा होता है। उसके ओके, हिसाब से सऊदी गवर्नमेंट इनको अलाउ करती है। ओके, लेकिन हमारा लास्ट टाइम ये हुआ था कि 800-900 मुआमिन जाने थे, इस दफ़ा जा रहे हैं। लेकिन एट द एंड ये हुआ कि हमारा प्राइवेट कोटा जो था, उन्होंने पेमेंट नहीं की थी प्राइवेट जहाज वालों ने, इसलिए ओके, सऊदी गवर्नमेंट की डेडलाइन पास हो गई। ओके। उन्होंने वो, आई थिंक, सिर्फ 10-15 हज़ार लोग गए थे। 50-60 हज़ार लोग हाजी नहीं जा सके थे प्राइवेट हज पे। तो तो उसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि हाजी हमारे कम जा रहे थे, 800-900 जाने थे, वो ऑटोमेटिकली जो हुँ, कोटा है वो मामूनी का भी कम होगा। मामूनी का कोटा 550 पे आई थिंक आ गया था। यानी कि तो मुआवनीन भी इसमें, कम चले कम गए क्योंकि हाजी कम थे। जी, हाजी कम था। तो इसमें ये होता है कि प्राइवेट वाला अपने खुद करते हैं। ये जो फैसिलिटी है मुआविन वाली, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट हाई स्कीम जो है, जी, उसके ऊपर जाने वाले उन जहाज को अकोमोडेट करते हैं। लेकिन वहां पर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी मुआविन है, वहां पर इंडियन जहाज की भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ज़बरदस्त, अफगानियों की भी कर रहे होते हैं। इवन ज़बरदस्त, प्राइवेट वाले, कोई भी हाजी हो, किसी भी ज़बरदस्त। कंट्री का हो, वहां पर मुआविन जो है वो, पाकिस्तानी मुआविन जो है वो, विदाउट एनी सर वो डिस्क्रिमिनेशन, सर हर कंट्री के वो वहाँ जिस पर। मुक़द्दस जगह पर अल्लाह ताला ने आपको फ़राइज़ सरअंजाम देने का मौका दिया है, अल्लाह ताला बिल्कुल। हम सब लोगों को वहाँ पर जाने की तौफ़ीक भी दे और इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी परफ़ॉर्म करने की तौफ़ीक दे। बेसिकली सर वहाँ पर ड्यूटीज़ से जी हाँ, बियॉन्ड बियॉन्ड बातें होती हैं ना, वहाँ पर ड्यूटीज़ नहीं होती, वहाँ बिल्कुल, पर बियॉन्ड ड्यूटीज़ देखा जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए बिल्कुल। आप भी गए हुए, तो फिर वहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन जैसे आप बता रहे हैं कि अब इंडियंस की भी हेल्प आउट करते हैं, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। किसी भी कंट्री से हैं, हम सबको वहाँ पर जो है ना वो सब एक-दूसरे को फ़ैसिलिटेट करते हैं, हमारा मज़हब भी यही कहता है। अच्छा एक बात सर इसमें बिल्कुल, मुझे वक़ार साहब, बताइएगा इसमें आप मैं ऐड करना चाहूँगा जी प्लीज़। कि वहाँ पर ये होता है कि इवन हमारे जो डायरेक्टर हैं, या कोई भी वो डीजी है, कोई भी पर्सन है जो वहाँ पर डेप्यूट है, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि ये सीनियर है, जूनियर है, मैं हेल्प नहीं करूँगा। जिससे ज़बरदस्त, भी आदमी ने हेल्प चाहिए, उसका सामान उठाना पड़े, कोई भी चीज़ है, वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ पर कोई ग्रेड्स, ज़ब कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। ज़बरदस्त, ओनली माशाल्लाह। मोमिन है तो बस, पाकिस्तानी मोमिन है तो बस मोमिन है, बस वहाँ पर वो माशाल्लाह, चलता है। माशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब ये देखें जो सर, अपेरेंटली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे और मैं उन्हीं के एक दिल की बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि अकोमोडेशन को डील करना है, ट्रांसपोर्टेशन डील को करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखना है, फूड को देखना है, तो ये ट्रिकी किस्म की चीज़ें हैं। तो जो हमारे मुआवनीन वहाँ पर जाते हैं, तो क्या उनको जब उनको ये शोबा असाइन किए जाते हैं तो क्या वहाँ पर भी उनको इन शोबाजात से रिलेटेड कोई जो है वो टास्किंग जो है आपकी असाइनमेंट से पहले आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने ये 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपको एक डेमो के तौर पर कुछ सिखाया जाता है? जी, बिल्कुल विकास साहब। जो लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, 25 वाली जो आई थी, उससे पहले आई थिंक 7 और 10 डेज़ वहाँ पर बाकायदा जो इधर है हाजी कैंप जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है तमाम मामलीन को। लेकिन जी। इसके साथ एक और चीज़ है कि आपने देखा होगा एडवर्टाइज़मेंट में कि 70% जो है वो रिपीटिंग लोग हैं, जी, 30% न्यू लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट ईयर हम 30% थे, ओके। क्योंकि 70% रिपीटर थे, हम फ्रेश थे। अगर आज इस दफ़ा अल्लाह ताला मौका देता है, तो इस दफ़ा हम जो है वो 70 वालों में होंगे, क्योंकि हम रिपीटर हैं। तो हुँ, वहाँ पर अब दोबारा उस लेवल की ट्रेनिंग जो है वो, क्योंकि हम फील्ड में वहाँ पर रह कर आए हैं, वो हमें हमारे लिए थोड़ा सही सी हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ जो है जब हम वहाँ पर जाएँगे, जो 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 फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनको हमारे साथ अटैच किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर में वो फिर ट्रेंड होंगे। तो जी। वहाँ पर जिस जहाँ से आप देख रहे हैं कि वो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, जो एक जो गवर्नमेंट सारे सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं सारे, वो कॉम्पिटेंट लोग हैं सारे। उनको बस थोड़ा-सा गाइडलाइन आप दे दें, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें पिक कर जाते हैं। तो इतना इश्यू नहीं आता वहाँ पर, अच्छा, वैसे भी ज़िमनन फिर यहाँ वो पर एक बात स्मूथ हुआ है सिस्टम। ज़िमनन एक बात यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा जो कि मेरे ख़्याल से उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ज़हन में आया तो पूछ लिया जाए। जब हम यहाँ पर अपने-अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है ना?
हमारे सीनियर्स होते हैं, हम जिनको रिपोर्टेबल होते हैं, उनको होते हैं, और अगर हम अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर परफ़ॉर्म नहीं करते, तो वो कानून बने हुए हैं। कहीं पर कोई पंजाब गवर्नमेंट के अंदर पीडा एक्ट है, तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी एक्ट हैं, ठीक है? तो क्या ये जो हमारे मुआविनीन वहाँ पर जाकर अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करती हैं, लेट्स सपोज़ हम इमेजिन कर लेते हैं, अज़्यूम कर लेते हैं एक चीज़ जो कि आई थिंक सो होगी तो नहीं वहाँ पर, लेकिन अज़्यूम करते हैं एक सर वर्स्ट सिनेरियो कि अगर वहाँ पर मुआविनीन अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर वे में परफ़ॉर्म डेलिबरेटली नहीं कर रहे या कर नहीं पा रहे, तो उस सूरत में क्या सिनेरियो वहाँ पर बिल्ड होता है और कैसे इस मैटर को टेक अप किया जाता है? जी, विकास साहब, अगर आप देखें वहाँ पर जो है जितने भी यहाँ से सिविल सर्वेंट गए होते हैं, वहाँ पर पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन पैदा नहीं होता कि वहाँ पर वो अपनी जो है वो ड्यूटी से वो थोड़ा-सा वो नेग्लिजेंस शो करें, ठीक है? ओके, दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरी इस तरह नज़र में नहीं है, सारे लोग जो है वो एक वो जज़्बा होता है वहाँ पर, वैसे भी एक फीलिंग अलग होती है, वहाँ पर सर्व भी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर हमारा जो है हज एक्ट है या हज पॉलिसी है उसमें भी है, बाकी जो हमारा जो रूल्स है उसमें वहाँ पर बकायदा होता है, अगर कोई पर्सन जो है वो नेग्लिजेंस शो करता है, जी, उसका वो डेली अलाउंस जो मिलता है, जो जी, होजाज कराम को जो टीएडीए मिलता है, जी, सॉरी इसको मोमिनीन को, उस मोमिन टीएडीए जो है वो कट हो सकता है। ओके। उसके अलावा जो है अगर इन्वर्स सिनेरियो कोई डील करता है तो वहां से उसको डिपोर्ट वापसी पाकिस्तान भी किया जा सकता है, उसको टिकट करवा कर वापसी को वहां पर भेजा जाएगा, लेकिन वो अपनी टिकट पर वापस खुद आएंगे। लेकिन उसकी आप कह वो रहे हैं कि इस तरह का सिनेरियो होता नहीं है, नॉर्मली नहीं, इस होता है। तरह सिनेरियो नहीं होता है, सर, ये मैंने आपसे नॉर्मली नहीं क्वेश्चन होता इस है पॉइंट ऑफ व्यू सर। से पूछा बिकॉज़ जब इस पर एक कवानीन बन गया है, तो हर कानून में जो है वो पेनल्टीज़ का भी ज़िक्र होता है, आपको किस तरह से किया जाएगा कानून को अगर आप फ़ॉलो नहीं करते। तो इसलिए ज़िम्नन चलें, ये बड़ा अच्छा आपकी तरफ से ये भी आ गया कि अगर मुआविनीन अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म नहीं करते, तो मैं जो समझाऊँ ये कि उनका टीएडीए जो है वो उनको नहीं मिलेगा और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वो वापस भी अपने खर्चे पे आएँगे। ये गवर्नमेंट वापस जो है अपने वो उसमें नहीं गई, चलिए ज़बरदस्त खर्चे हो पर गया। आएगा, अच्छा सर, हमारी उसको बेयर नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी जी हमारी सर। डिस्कशन हो गई, हमने मुआवनीन की ड्यूटीज़ के बारे में देखा, सर्टेन जो हमारे पब्लिक के क्वेश्चन थे या जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके सवालात हैं वो हमने डिस्कस किए। अब हम ना थोड़ा-सा ट्रिकी जो हमारा सेगमेंट है उसकी तरफ आते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर एनटीएस जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। और इस एग्ज़ाम के अंदर जैसे अभी आपने ज़रा बिल्कुल। बताया कि 70% रिपीटर्स का कोटा है और 30% फ्रेश कैंडिडेट्स का कोटा है। और अब आज हम बात कर रहे हैं, टुडे इज़ ट्यूसडे, हम अभी ट्यूसडे में ये सेशन अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं और 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जो है वो एनटीएस का एक एग्ज़ाम होने जा रहा है। आई थिंक इट्स ऑन मंडे। पूरे पाकिस्तान में मंडे में ही है, ऐसे ही है सर? मंडे को, सॉरी संडे, संडे 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 को ये संडे एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हमें थोड़ा-सा गाइड करें कि इसकी जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताइए कि जो मोटी-मोटी आप हमें वेटेज बता दीजिए कि जो पेपर की वेटेज क्या है? वो काइंडली बताइएगा ज़रा ब्रिस्क करके और ब्रीफ करके, ताकि हम आगे भी चीज़ों को लेके चलें। जी विकास साहब, इसमें तो ये है कि जो वहाँ पर जो हज है, हज से रिलेटेड जितने भी हैं आपके हज वो परफॉर्म कैसे करनी है, हज की जो स्पेसिफिक डेज हैं, मशार के डेज हैं, या उसके अलावा जो है वो आपके जो हाजी जो है वहाँ पर मामून किस तरह वो अकोमोडेशन में, ट्रांसपोर्ट में, फूड में वर्क करेंगे, हाजियों को वहाँ पर मकतब जो है वो क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने इंश्योर करना होता है वहाँ पर हाजी और मामून मोहम्मद जो वहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म करेगा उससे रिलेटेड जो है वहाँ पर सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उसमें से क्वेश्चन जो है वो एनटीएस पूछेगा। अब उसकी जो वेटेज है वो 70% है, इसकी टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक अब है। उसमें वे 70% में क्या है, आपके पास जो है वो नाज़िम ड्यूटीज जो हज एक्ट है, जी, हज पॉलिसी है, जी। उसके अलावा आपके पास जो सऊदी तालीमात हैं, आपके पास जो है वो जो मावनीन वेलफेयर जो बुक है, जो हमारे लिए गाइडलाइन है, वो जी। एक आपके पास बुक है, वो 78 पेज की होगी। उसके हुँ, साथ साथ आपके पास जो है वो एक फिका एल्फिया और फिका जाफरिया का जो है एक वो हज का जो प्रोसेस है, उनकी वो बुकलेट प्रोवाइड की गई है। और उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट हाजी जो है वो क्या इकरारनामा जमा करवाते हैं, एफिडेविट जमा करवाते हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती हैं, या जो पाकिस्तानी जो है वो क्या उनको इंस्ट्रक्शन जो है
मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड की थी अप्लाई करने से पहले, या हाजियों ने जो भी परफॉर्मेंस जमा करवाए उनके हवाले से एक वो इसमें से जो समझ के इस्लामिक जो है, जो जी। हज से रिलेटेड कंटेंट है, 70% इसमें से MCQ आएंगे। 70% ये है। उसके बाद आपके पास जो है वो 10% जो है वो आपको साइकोलॉजिकल है। ठीक है। साइकोलॉजिकल में जो है आपको जो डिफरेंट आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, या आपको एक सिचुएशन सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, उसमें से आपने ऑप्शन में से एक चूज करना होगा। उसमें बेसिकली वो आपका चेक कर रहे होते हैं कि जनाब आप जो है वो, क्या आप सोशल हैं या नहीं है। वहाँ पर प्रॉब्लम ये क्या है, प्रॉब्लम डिसीजन सॉल्विंग डिसीजन स्किल्स। मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप सोशल भी हैं या नहीं है। आप जो है ये वहाँ पर जो है वो ओपन, जो है वो थोड़ा ओपन पर्सन है या नहीं है। वो आपकी वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को जारी करने के लिए, इंट्रोवर्ट तो नहीं है, या बाकी इंट्रोवर्ट वो चीज़ें जो एक्सट्रोवर्ट है, जो ये इंट्रोवर्ट हैं, आप जी रिजर्व बिल्कुल, जो भी रिजर्व रहते हैं लोगों जी के साथ, आप पीआर डेवलप करने की आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी जी। है। अच्छा, अब तो ये आपका इसी 80% हो गया। जी जी जी। जी जी कंटिन्यू सर और प्लीज। 20% जो है वो आपका, आपके पास जो है वो आएगा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, बेसिकली एप्टीट्यूड मैथ से रिलेटेड जो है जी, जी। उसमें आपका वो 20%, वो 100% इस तरह वो डिवाइड करेंगे, तो आपने वो अटेम्प्ट करना होगा। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो 20% वाला पोर्शन है, इसमें सर इसको हम जब किया करते थे तो होता था लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जो मैथमेटिक्स जी के पोर्शन होते हैं जिनमें आप एजेस, रेशोस और इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं, वो आ जाते थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। देन हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग आती थी, जिसमें मैथ में हमारे कई दोस्त होंगे जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, या जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी। कोई 10 लोग हैं तो इस तरह से बिठाएँगे तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ें बिल्कुल। आती थी, और इसी तरह जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट्स को चेंज किया जाता है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो 20% का ये जो वेटेज है, इनमें इनमें से ज़्यादा पोर्शन किस चीज़ का आता है? क्या इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी इंक्लूडेड हैं? एनालॉजीज़ भी इंक्लूडेड हैं, जो इंग्लिश का पोर्शन होता था? एनटीएस का टिपिकल जी जो विकास साहब, ये जो जो पोर्शन है 20%, आई थिंक ये डिसाइसिव 20% है आपकी इसकी एज अ मॉडल डिसाइसिव सिलेक्शन है। में। बिल्कुल ठीक है। डिसाइसिव है उसमें। लास्ट ईयर जो हुए थे, जो टेस्ट हुआ था, उसमें जी, लोगों ने जो इस्लामिक वाला पोर्शन था 70% उस पर तो फोकस किया। जी, अब उसके साथ जो उनके पास इंग्लिश, प्लस उनके पास जो था एप्टीट्यूड टेस्ट, तो बेसिकली इसी में इंग्लिश भी आपकी वो फॉलो कर जाती है। इस टेस्ट में लोगों ने वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जितने भी वो लोग जो है वो जो फेल हुए थे या क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इसमें जो ये जो टेस्ट है, इसमें बेसिकली आपके पास, जिस तरह आपने वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, लास्ट टाइम जो मुझे याद पड़ता है उसमें सिनोनिम्स भी एक दो तीन थे, उसके साथ इनकी जो है एनालॉजीज भी एक दो थी। उसके अलावा जो इनके पास मैं जो आपके पास जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें, वो जिस तरह वो एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया कि जनाब ABCD 7 पर्सन है। ए जो है वो उसके जो सी के राइट पे नहीं बैठ सकता, जो डी है वो जी, सी बी के लेफ्ट पे होगा, इसलिए वो जी। एक सिचुएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एनालिटिकल और रीजनिंग। उसके ये ना, तो जी, उसमें आई थिंक दो 10 मार्क्स के ये थे, क्योंकि उन्होंने एक वो ठीक दो है। सिचुएशन दी थी, उसमें से 5 5 क्वेश्चन ये कर लिए। जी, इस तरह इन्होंने वो डिवाइड किया था। और उस टाइम जो पोर्शन था, आपको मैं सर बताता चलूँ कि साइकोलॉजिकल, उस वक्त टोटल जो पेपर हुआ था वो हुआ था 96 मार्क्स का था, ओके, जिसमें से 20 मार्क्स जो थे वो आपके थे 96, 18 मार्क्स जो थे वो आपके साइकोलॉजिकल थे, और बाकी जो था वो पेपर इससे डिवाइड हुआ था। लेकिन मजे की बात ये है कि आई डोंट नो क्या स्ट्रेटजी थी, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो जी। रिजल्ट डिक्लेयर करते वक्त उन्होंने जो आपके हमारे जो मार्क्स डिक्लेयर किए थे, आउट ऑफ 78 उन्होंने डिक्लेयर किए थे। टोटल आउट ऑफ 78, तीनों सेगमेंट्स को 78 तो ऐड करके। वैसे तो हमारे, वैसे हमारे क्वेश्चंस थे 96 थे, ओके, 96 थे। ठीक है। और उसमें से उन्होंने जो डिक्लेयर किया था, मुझे याद पड़ता है 78 और 80 में से उन्होंने मार्क्स डिक्लेयर, साइकोलॉजिकल उन्होंने आउट कर दिया था मार्क्स डिक्लेयर करते हुए। फिर हमारा जो 20 जो मार्क्स है उसकी रनिंग हुई थी, जिस तरह यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया कि फिजिकल टेस्ट आपका होगा। जी, तो वो उसमें इस दफा उन्होंने उसको वो कार्य क्लियर दिया है, जनाब हम साइकोलॉजिकल को भी ऐड करेंगे, जो आपकी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है 16 मार्क्स उसके ऐड करेंगे, 8 मार्क्स वो साइकोलॉजिकल के ऐड करेंगे, और हमारा जो आज रिलेटेड मटेरियल है जी, 56 उसमें से होंगे। इस तरह ये 80 हो गए, 20 आपका फिजिकल टेस्ट हो गया।
लास्ट टाइम साइकोलॉजिकल काउंट किया गया था, ऐड किया था लेकिन काउंट नहीं किया था। अब अच्छा। लेट्स सी इस दफा ये क्या करते हैं, लेकिन ये आई थिंक उन्होंने प्रॉपर डिवीजन दे दी है, इस दफा इसके ऊपर ये स्टिक रहेंगे। अच्छा भट्ट साहब, एक लास्ट बात बताइएगा इससे रेलेवेंट, कि जो बताया गया था कि जो पासिंग मार्क्स आपके रिटन एग्जाम के होंगे वो है 40% टू क्वालिफाई फॉर सर द फिजिकल टेस्ट। सही कह रहा हूँ? टू क्वालिफाई फॉर द जी बिल्कुल ऐसे। फिजिकल टेस्ट। तो 40% मार्क्स वाले कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट होगा। अब आपके इस टेस्ट की वेटेज और जो आप वहाँ से लेंगे, इन दोनों को ऐड अप करके तो फिर आपका मेरिट बनेगा। और उस मेरिट में जो ऊपर के लोग होंगे, जितनी रिक्वायर्ड सीटें हैं, बोले 70% रिपीटर्स का अलग से मेरिट बनेगा और 30% फ्रेश का अलग से मेरिट बनेगा। और उसके बाद जो ऊपर के लोग होंगे, टॉप मोस्ट पर्सन्स होंगे, 70 उधर से 30 उधर से, तो इस तरह करके ये फाइनल मेरिट बनेगा। जी जी विकास साहब ऐसे ही है, जो टॉपर्स होंगे सिर्फ उनको सिलेक्ट किया जाएगा। लास्ट टाइम इस दफा तो इन्होंने 40% लिखा है कि 40% मार्क्स लेंगे। लास्ट टाइम ये 40% वाला नहीं था। ओके। उन्होंने चंद लोग बुलाए थे, आई थिंक जितने चाहिए थे उनको इंडिविजुअल्स 800 चाहिए था, आई थिंक उन्होंने आई थिंक 800-900 के बुलाया था, जो मुझे याद पड़ता है। अब उन्होंने एक्स्ट्रा लोग नहीं बुलाए थे। अब देखें इस दफा क्या करते हैं, 40%, अगर 40% से ऊपर तो सारे ही हो जाएंगे। ऐसा तो हम्म। पेपर ही नहीं होगा अगर 40% क्रॉस नहीं कर ऑब्वियसली सके। मैं यही तो बात तो कर रहा हूँ कि इसमें फोर्टी सबको नहीं परसेंट बुलाने का वाले क्योंकि उन्होंने स्क्रीन आउट करने वाला जो 40% मार्जिन रखा है ना, कि जो बिलो 40 ये होंगे उनको तो फिजिकल टेस्ट के लिए भी नहीं बुलाएंगे। तो इसका मतलब है फिजिकल बिल्कुल टेस्ट 40 से ऊपर वालों का सभी का फिजिकल टेस्ट होगा और और बाद में मेरिट और बने। मैं जी और मैं ये समझता हूँ कि ये कैंडिडेट्स को जो उनको डिट्रैक्ट करने का ये समझ लें कि एक बहुत जी। बड़ा ये क्या वो पॉइंट है, 40% वाला। उनको लगता है 40% ऊपर सिलेक्ट होने में नहीं। अगर आप सिलेक्शन इसमें चाहते हैं तो जी। आपको मैक्सिमम या पूरे मार्क्स की ट्राई करनी है। अगर मैं लास्ट टाइम बात स्पेशली फ्रेश की बात करूँ, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो मेरे जो थे वो मार्क्स जो थे वो 80 थे या 78 थे, आई डोंट रिमेम्बर वेल। अब उसमें मेरे जो थे आई थिंक 3 और 4 मार्क्स सिर्फ कम थे। फिजिकल में 20 आउट ऑफ समझ 20 थे। उसके माशाल्लाह। अलावा जो बाकी मार्क्स थे वो आई थिंक 96 और 97 मेरे मार्क्स थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अब उसमें 100 में से लास्ट टाइम ये मेरिट था फ्रेश के लिए जो था, मैं सुपरवाइजरी की बात कर रहा हूँ। और वो उस 96 पे मेरिट रुक गया था। जो ओके। फ्रेश कैंडिडेट्स ही हम जितने हुए थे। तो आपको सिर्फ पास नहीं करना है कैंडिडेट्स ने, इसमें उनको उनको मैक्सिमम जो है वो मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने की ट्राई करनी है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जहाँ से वो एक वो कोई इस तरह कोई हो पॉइंट जो है उनका यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स मार्किंग वो लूज वाला तो करें। कोई सीन नहीं है ना कैंडिडेट्स के नहीं लिए, कि किसी का नहीं नेगेटिव नेगेटिव ना नहीं हो। है, नेगेटिव 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 नहीं है, मार्किंग नहीं है। क्योंकि ये पेपर पास नहीं करना है, आपने टॉप करना है। आपका ओके। माइंड आपने ये अच्छा, रखना है। अगर आप शॉर्टली शॉर्टली बताइएगा, फिर हम एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। शॉर्टली ये बता दें कि ये जो हमारा पेपर है, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और हमारे पास टोटल जो टाइम अलाउ किया जाएगा वो कितना होगा? जी विकास साहब, इसमें मैं पहले डिवीजन बता चुका हूँ। आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन 18 कुछ होंगे, क्योंकि वो मार्क्स में डिवाइड किए हैं, 80 मार्क्स का ही पेपर होगा। ओके। ओके। और उसके हिसाब से जिस तरह वो एनटीएस या पीपीएससी या एफपीएससी वाला जो टाइम होता है वो 1 मिनट आई थिंक अलाउ कर वो प्रोवाइड करते हैं। 100 एमसीक्यूज हो तो वो 90 मिनट्स देते हैं। वही टाइम यहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगे, अराउंड 1 मिनट एक एमसीक्यूज के लिए आपको वो इनफ होता है, और वही आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो पैटर्न वही है, क्योंकि एनटीएस ले रहा है, एनटीएस का कोई भी पास अच्छा। पेपर ले रहे हैं, एनटीएस क्या टाइम देता है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं। तो आपको वो इजी भी होगा, और वो मार्क्स भी सारे वो अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। एक वो ओके। रिजनेबल टाइम गुड होता है, गुड अगर गुड। आपने वो रिवाइज किया हो तो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा सर, आप हमें सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आपने मेरे साथ शेयर किया था कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप टॉपर थे, शायद आपके दूसरे नंबर पर मार्क्स थे। आपने 97% मार्क्स जो थे वो हासिल किए थे इस रिटन एग्ज़ाम के अंदर। क्या आप हमारे साथ कोई स्ट्रेटजी शेयर करना पसंद करेंगे कि आपने ये 97% मार्क्स किस तरह से हासिल किए, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव वे में तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें? जी विकास साहब, थैंक यू। अच्छा विकास साहब, इसमें ये है कि आपको, जो मैं ये समझता हूँ
जो कैंडिडेट्स हैं इनको अगर पास करने के लिए इस जो सिलेबस है इसमें से गो थ्रू होना होगा उनको, जो जी, जितना भी सिलेबस मेंशन है। जी, जैसे हमने मेंशन किया है कि आपके पास इस जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो तो उन्होंने एनटीएस के जो पास पेपर है वो देखें, वहाँ ठीक से है। वो कवर करें, उनके बाद जो क्वेश्चन है यूट्यूब से देखें, वहाँ से वो कुछ जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्पल देख लें। ओके, इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो भी उधर से देख लें। ठीक है। अब आते हैं आपके पास जो आपका जो हज रिलेटेड मटेरियल है उसमें से चीज़ें जो हो सकती हैं। ठीक तो है। उसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन आपके हज रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपके पास तकरीबन कोई 22 डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। तो वकास साहब जो मुझे लगता है कि उसमें उस सिलेबस में से कैंडिडेट्स को एक सीक्वेंस के साथ उस चीज़ों को वो कवर करना होगा। सीक्वेंस से क्या है कि पहले उनको देखना होगा कि हाजी के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। दूसरी चीज़ देखनी होगी कि जनाब हुकूमत ने क्या पॉलिसीज या एक्ट वगैरह उसके ऊपर बनाया है, जो भी चीज़ है। तीसरी चीज़ देखनी होगी उसमें जो सिलेबस आप देखेंगे तो वो मुआवन के रिलेटेड है, तो वहाँ पर पाक बेस वहाँ पर जाते हैं। जो अब हम आते हैं पहले हाजी के लिए क्या चीज़ है। आप उसी सिलेबस में देखेंगे लिंक भी प्रोवाइड किए गए एनटीएस की वेबसाइट पे, कुछ है कुछ उस पर एक लिंक प्रोवाइड किए गए उसमें चीज़ें हैं। जी, उसमें आपके पास चीज़ जो है वो सबसे पहले आप उस पर जाएं, एडवर्टीजमेंट जो है उसको पढ़ें। ठीक नंबर है, टू जो है आप उसमें जाए कि डाटा कलेक्शन फॉर्म जो है, ये हाजी के लिए चीज़ें हैं, 7-8 चीज़ें हाजी के लिए जो है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो है पढ़े, एक पेज की है। डाटा कलेक्शन फॉर्म है वो भी एक वो है करेगा, एक जो है वो चीज़ उसमें वो मेंशन होगी। और उसके अलावा जो चीज़ इसमें है हाजी के अलावा जो है आपके पास जो है, विकास साहब आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। एक सेकंड होल्ड हाँ, करिएगा। तो जी सर। इसमें जो चीज़ है आपके पास, तो आपके पास जो है वो हाजी के लिए चीज़ जो है वो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट जो है उसको आप पढ़े, 1 पेज की है। डाटा कलेक्शन फॉर्म हाजी के लिए है, हाजी कैसे अप्लाई करेगा वो भी 1 पेज का है। उसके बाद हाजी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी की तरफ से वो इंस्ट्रक्शन है, 7-8 पेज 5 पेज की होंगी, वो आप उसको उसके साथ पढ़ें। ठीक है। उसके साथ ही आप इंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो आपके पास हाजी एक एफिडेविट जमा करवाएगा, इकरारनामा जिसे कहते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट है चौथे नंबर पे, उसको हम्म, पढ़ें। उसके साथ जो है वो रूम का एफिडेविट वाला एक वो होगा, रूम का एक वो परफार्मा होगा, वो फिल करें। उसके हम्म, बाद मैरम वाला जो है फीमेल जमा करवाएंगी वो वाला, उसको वो आप पढ़ें। ये कुछ 6-7 डॉक्यूमेंट्स जो है आपके वो एक तरतीब में हाजी के लिए, ये सारे आपने पढ़ने हैं। अब इनमें एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि चीज़ें जो है ये आपकी रिपीट होती रहती हैं। ठीक जो है। चीज़ें आपकी जो मिनिस्ट्री की तरफ से इंस्ट्रक्शन वाले जो 7-8 पेज के है, उसमें एडवर्टीजमेंट भी उसी में मेंशन है, आपका ठीक है। डाटा कलेक्शन वाला भी उसी में मेंशन है, जी सर। आपका मेडिकल वाला भी उसी में मेंशन है, सब सारी चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं। और वो चीजें वो डिवाइड होकर ये चीजें जो है वो ओवरलैप है इसमें। तो तो इसमें क्या चीज होती है कि आपने उनको एक तरतीब से चीजें लेकर चलनी है। इसमें पहले तो हाजी वाला हो गया। अब आपने जो 7 जो अब आपने जाना है वो जाना है आपने डायरेक्ट जो है वो हज एक्ट की तरफ, 2024 वाला। उसके बाद आपने पढ़नी है हज पॉलिसी 2020, जो आपकी 20 से जो 6 वाली हज पॉलिसी है। पॉलिसी में भी बेसिकली गाइडलाइन है इनके लिए, ठीक है। जहाज के लिए, पाकिस्तानी जहाज के लिए। जी, जी। तो अब इसमें हज एक्ट पढ़ेंगे, हज एक्ट के साथ हज पॉलिसी है और सऊदी तालीमात है। ठीक देखिए है। सऊदी जो है उन्होंने पाकिस्तानी बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं हाजियों के लिए। कैसे एग्रीमेंट हो गया, क्या हाजी काम करेंगे, क्या अलाउ होगा, क्या डिसअलाउ होगा, क्या उनको मेडिकली क्या क्या करवा कराएंगे, क्या हम्म। इंजेक्शन लगवाएंगे, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिनकी जिनकी बेस पे वो रिजेक्ट हो सकते हैं। ये सारी हाँ। चीजें जो है होना चाहिए। अब उसी चीज को गवर्नमेंट ने जैसे हमने सेकंड नंबर पे मेंशन किया, जो जो गाइडलाइन है राज्यों के लिए, गवर्नमेंट ने वही चीजें उठाकर राज्यों को गाइडलाइन दे दी कि जनाब ये चीज आपने करनी है। ठीक है। सही है, सही अब है। इसमें अगर आप नेक्स्ट अगर आप जाते हैं तो जो सऊदी तालीमात हो गया, हज पॉलिसी हो गई, और जो पहले डॉक्यूमेंट्स थे ये सारे मिक्सअप है। तो अब आपने दो पर्सपेक्टिव कवर कर ले, हम्म, एक आपने आरजी वाला, दूसरा जो है हम्म, गवर्नमेंट वाला या सऊदी हम्म, वाला। हम्म, अब हम आते हैं मुआवन वाले के ऊपर। मुआवन वाले में क्या होगा, आपके पास एक जो है वो बुकलेट है, मुआवन जो ड्यूटीज बुक है, एक वो है 78 पेज की, वो आपने पढ़नी है।
उसके साथ ही आपने उसके बाद आपने सॉरी इससे पहले आपने लाजिम ड्यूटीज वाला पढ़ना है। नाज़िम 4 पेज का परफॉर्मा। बिल्कुल ठीक जी, है। 4 पेज का वो पढ़ेंगे। लाजिम ड्यूटीज जो है वो सारी आपकी जो जो गवर्नमेंट ड्यूटीज बुक है उसमें भी ये सारी चीजें मेंशन होगी। समझ लें कि वो एक आपका इंडिपेंडेंट हो गया। तो आपका सिलेबस पहले वाला अगले वाले में वो है वो लिंक अप भी होता जाएगा और रिपीट होता जाएगा। तैयारी चीजें होती न्यू नहीं जाएगी, आपके मज़ीद लिए। बेहतर जी, तैयारी तैयारी होती होती जाएगी। वो रिपीट होती जाएंगी। वो हर न्यू डॉक्यूमेंट पकड़ेंगे। समझ लें कि 20-40% हो गए पिछले वाला। कुछ चीजें यानी न्यू कि पढ़ेंगे वो अगले सर, में फिर। जो बात मुझे समझ आई है और जो इशू मैं समझा हूँ डिफरेंट हमारे कैंडिडेट्स का, कि हम लोग डेटा स्कैटर लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये भी सिलेबस का पार्ट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फिर हम कहते हैं ये भी सिलेबस का पार्ट है, अच्छा यार इसके इतने ज़्यादा पेजेस है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा रह जाएगा उसको बाद में कवर कर लेंगे। इससे होता ये है कि सिलेबस तो चले किसी न किसी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सारा स्कैटर्ड होता है और एक ना हार्मनी एनोलॉजी बनती नहीं है, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होता है। आपने बड़े बेहतर अंदाज में समझा दिया कि किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को समझना है। और यकीनन आपकी स्ट्रेटजी भी यही रही होगी कि पहले मैं थोड़ा सा अगर आपकी बात को मैं सम अप कर दूं हमारे व्यूवर्स के लिए समझने के लिए, तो आपने ये बताया कि सबसे पहले हमने हज की एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है, देन जो डेटा कलेक्शन फॉर्म हाजी जमा करवाएंगे उसको पढ़ेंगे, फिर जो हाजियों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ने के बाद हाजी जो एफिडेविट देंगे वो लेंगे, फिर मेडिकल फिटनेस जो है उसको स्टडी किया जाएगा, और हाजियों के जो रूम का फॉर्म है आपने बताया, तो रूम फॉर्म जो है उसको देखा जाएगा। तो ये वो चीज़ें होंगी। और इसी तरह हज की अकोमोडेशन, आप हज की अकोमोडेशन का कुछ दिन पहले मेरे साथ एक मसला डिस्कस कर रहे थे कि हज की अकोमोडेशन में हाजियों को क्या मसाइल पेश आते हैं, और आप उसमें किस हद तक आपका रोल, आप उसको सॉर्ट आउट करने में आप उनकी मदद करते हैं। जी विकास साहब, अकोमोडेशन जो है उसमें ये है कि जो बिल्डिंग के अंदर एक जो होता है डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे बुक पे लिखा होगा जी सेक्टर जो लास्ट ईयर थे वो सेक्टर जो थे वो 10 जो थे वो सेक्टर्स थे। ठीक है। अब हर सेक्टर में क्या था कि हर सेक्टर में एक सेक्टर कोऑर्डिनेटर या सेक्टर कमांडर होता है जो अकोमोडेशन को डील करता है। ओके। अब उसमें उनकी ड्यूटीज क्या होगी कि हाजी को कोई भी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई इशू आता है, वाईफाई का इशू है, वॉशरूम का इशू है, या उनको हाजी जो है एसी कमरे के एसी का इशू है, बेड शीट्स जो है वो चेंज होने वाली है, या जो सफाई का इशू कोई भी इशू है, तो वो ठीक है। अकोमोडेशन वाले उसको डील करेंगे। हाजी जो होते हैं वो बिल्डिंग जो मालिक होता है उनकी जमीन होती है सारी चीजें, तो उनको हम कहते हैं। तो हम्म। वो फिर उनको चीज जो है वो जो इशू है रिजॉल्व करवा कर देते हैं। तो वो उसमें जो है, देखो मेरा ये जो यहाँ पर आपने फोकस करना है वो हज के मशार डेज पे ज्यादा फोकस करना अच्छा, एक है। ना मेन वो जो हज आप है वो। इशू एक हाजी साहब का डिस्कस कर रहे थे कि जो रूम का फॉर्म होता है वो उसमें हमारे कई लोग जो हैं वो अक्सर लोग जो वो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ नहीं लगती। जब रूम फॉर्म फिल कर रहे देखिए, होते हैं पाकिस्तान में, तो वो जो है वो कॉमन बेड्स कॉमन रूम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेटर वहां पर जाकर उनको लगता है कि हम इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो फिर वो क्या सीन होता है इस तरह का, और आप किस तरह उसमें मददगार साबित होते हैं। जी विकास साहब, उसमें यह है कि जो जो एडवर्टीजमेंट है, अगर पहले हम सिलेबस को भी साथ साथ लेकर चले, जी। एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है जो हज गाइडलाइन जो है हाजियों के लिए गाइडलाइन है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें भी मेंशन है कि आपके पास रूम वाले 4 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आप शेयरिंग पे जाएंगे, हम्म। या आपके पास फैमिली रूम होगा। वो सिक्स हम्म। पर्सन के लिए तकरीबन होता है दोनों जो है। जी। जो इशू आता है वो अगर डबल बेड है तो वो दो, और ट्रिपल बेड है। अगर वो वहां पर एडवर्टीजमेंट में भी है कि वैसे तो हज का जो पैकेज है 11.5 से 12.5 लाख है। हम्म। अगर आप डबल बेड की तरफ जाते हैं तो पर हाजी आपने 2 लाख एक्स्ट्रा जमा करवाना है। अगर आप ओके। ट्रिपल बेड की तरफ जाते हैं तो पर हाजी 67,000 जो है वो एक्स्ट्रा जमा करवाएगा। ओके। तो ये जो चीजें हैं, जी। तो हाजी अगर यहाँ से शेयरिंग पे जा रहा है वहां पर कहता है मुझे वो एक सेपरेट रूम दे, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए भी, मुश्किल होती है, क्योंकि अब रूम ऑलरेडी वो ई सिस्टम के थ्रू वो अलाउड होते हैं हाजी को। और वहां पर हाजी को बकायदा वो ऑलरेडी जो बिल्डिंग प्लान सेल वाले होते हैं वो हमारे इमिन मोहम्मद आम मोहम्मद के जाने से पहले, हाजियों से पहले वहां पर बकायदा उनने रूम जो है जब वो वहां पर बकायदा बिल्डिंग एलोकेशन प्लान सेल होती के है। थ्रू बकायदा एलोकेट कर देते हैं रूम वगैरह सारा ओके। कुछ। जी जी जी। तो वकास साहब, अगर
मैं यहाँ से मैंने ये करना चाहूंगा कि सिलेबस की तरफ थोड़ा हम रहे तो वो जी सिलेबस थोड़ा सा डिस्कवर कर ले, तो वो जी जी बिल्कुल। जो अच्छा, जो ये हाजियों मामला है से उनके लिए। रिलेटेड ये चीज़ें कवर होगी। अब जो है वो हम जो कवानीन है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जी जानिब से वहाँ पर है उसकी तरफ हम बात कर लेते हैं जी। सर, तो अच्छा सर, मैं थोड़ा सा पिछले वाला मेंशन ही करूंगा, जैसे एडवर्टीजमेंट में था, अब एफिडेविट वाला भी था। लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, जैसे जैसे वो एक फीमेल के लिए मैरम वाला क्वेश्चन है। जी तो अभी भी यही है कि जो जो एक जो फिकर जाफरी से तलक रखने वाली फीमेल है, 45 ईयर्स की एज है, तो उसको लिए मैरम साथ जाना जरूरी नहीं है। 25। लास्ट टाइम ये एमसीक्यूज आ गया था कि जनाब वो 25। कितनी एज की फीमेल जो है उसके लिए। 45। 45। 45। 45। ठीक है। 45। तो उसमें जो है वो एक एमसीक्यूज आ गया था। इस दफा को एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि जिस तरह वो एडवर्टीज में भी मेंशन है, बाकी में भी डॉक्यूमेंट एक और जो है, जो डाटा कलेक्शन फॉर्म है उसमें भी मेंशन है कि 12 साल का बच्चा जो है, 12 साल या उससे कम, जो 12 साल से कम जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता आज के लिए। हम्म। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। हमने तो ये बिल्कुल देखना है कि सिलेबस में एमसीक्यूज किस तरह बन सकते हैं, रूम बिल्कुल जो है ऐसा। वो कितने ऑप्शन हो सकते हैं, कि डबल बेड पे कितना एक्स्ट्रा पे करना, हज पैकेट कितने का है, या जो है वो एक फीमेल जो एफिडेविट जो जमा करवाएगी वो कितनी, उसकी 3 शर्तें हैं, वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक डायलॉजी ने रखी है, वो 3 शर्तें कौन सी हैं, उनमें से एक आध पूछ सकते हैं। ठीक हम्म है, वो मैरम कौन हो सकते हैं, इस तरह कोई भी क्वेश्चन वो हम्म। कर सकते हैं। तो हमने ये डॉक्यूमेंट डिस्कस किए, हम पहुंच गए थे मावन वाली बुक, और मावन के बुक साथ जो है जो नाजम ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मावन बुक कॉटलेट, और साथ ही आपने पढ़ना है जो फिका हनफिया या फिका जाफरिया वाली जो है ना, वो रहनुमाई जो है हज के लिए, उसमें बेसिकली हज का लिखा हुआ है कि हज आपने कैसे परफॉर्म करनी है। ये बुकलेट में भी मेंशन है, इधर भी मेंशन है। अब इसमें से एक दो मैं आपको एमसीक्यूज बता देता हूँ, किस तरह लास्ट में क्वेश्चन किया था उन्होंने, क्वेश्चन कर लिया था कि तवाफ़ विदा जो है हम्म उसकी लास्ट डेट क्या हो सकती है, वो हम्म। 10 जो जिलहज को, 11 को, 12 को, 13 को। तो जी। वो इस तरह वो इनमें तरीका लिखा हुआ है कि वो तवाफ कितने डेज कर सकते हैं, वो वहां से इजीली पिक कर लेते हैं। ठीक इसके है। अलावा इन दोनों बुकलेट में मेंशन है कि जनाब के डिफरेंट मीना मुजल्फा और अरफात में डिस्टेंस कितना है। तो वो क्वेश्चन एक आ गया था कि मुजल्फा और अरफात में डिस्टेंस कितना है। हम्म। तो ये चीजें जो है, अब आपका जो मावन वाला क्वेश्चन है, जो पेपर है, ज्यादा फोकस जो है जहाँ पर भी हज से रिलेटेड चीजें आएंगी वो करें। ठीक है। मशायर एक रिपोर्ट मेंशन की गई है, जो मशायर जो ओरिएंटेशन जो है, बेसिक रिपोर्ट जो 2025 है, जो आज हुई थी, उसकी एक रिपोर्ट इशू की जी गई जी है बिल्कुल। मशायर के हवाले से। ठीक है। मशायर मीना मुजल्फर अरफात वाली, उसके ऊपर से ही फोकस करना है। उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मशायर से रिलेटेड, हज से रिलेटेड आएंगे। या उसके अलावा जो है वो क्वेश्चन आ गए थे लास्ट टाइम भी, 3 क्वेश्चन आया था कि हज के फराइज कितने हैं। ठीक है, ये ठीक है। कॉमन है, हर ठीक हज है। के लिए हज के तरीकों में से है, तो वो आपने, इन लोगों ने वो कवर करना है। अब ये सिलेबस, मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, सिलेबस आपको नजर आ रहा है, 2022 डॉक्यूमेंट्स है। सपोज इसमें पेजेस बनते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टोटल 500। ठीक है, जी। लेकिन ये इतने एक दूसरे में वो इंटरलिंक्ड है, रिपीटेड है। आप समझ लें कि ये 500 नहीं है आपके लिए, ये ठीक। तकरीबन 250 से 300 पेज आपके लिए। ओके, बाकी यानी कि रिपीटेड है, 50% चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 40% रिपीटेड है, आप ये रिपीटेड है। कह लें। अच्छा फोर्टी सर, परसेंट रिपीटेड है। इस चीज़ को भी कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि हाजी से सर रिलेटेड चीज़ें कंप्लीट करने के बाद काइंडली मुझे रेक्टिफाई करिएगा अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत बोल जाऊँ। तो आपने बताया कि इसके बाद हमने वो जो एक्ट है हमारा 2024 वाला, हज वाला जो एक्ट है वो हमने पढ़ना है, और उसके बाद हमने जो हज की पॉलिसी है उसको पढ़ना है जी सीक्वेंस सीक्वेंस बिल्डिंग में। देन आपने कहा था कि आप इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं सऊदी तालीमात, क्योंकि हज जी, वो पॉलिसी और ये भी लिंक्ड होगी। और बिल्कुल रिपीट उसके होगी। उसके बाद सर आपने बताया था कि आपने जो मुआवरीन हज के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं इसको हम लेंगे, और ये भी इनमें से भी चीज़ें वहीं से आएंगी। जी, नाज़िम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। बुकलेट, और जो फिका हनफिया जाफरिया वाला जो है, इन तीनों को आपने एक साथ रखकर वो पढ़ेंगे, एक तो साथ आपको वो रख के चीजें पढ़ें। रिपीट भी होंगे सारे, वो एक सीक्वेंस से पढ़े, इनको वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल इसके ठीक। साथ ही आपने एंड पे मशाइल स्टडी पढ़ लेनी है, लास्ट ईयर आज क्या हुई थी, और वो उसकी उसमें। रिपोर्ट और इसमें पढ़नी। यह है कि थोड़ा सा इसमें डिफरेंट जो है वो डेज मेंशन है, कि हाजी जो है वो किस डे को मक्का के अजीजिया से मीना की तरफ जाएंगे, किस डेट को मीना से अरफात में जाएंगे, किस नमाज के बाद, सबने हाज का तरीका सा
जी बिल्कुल। जमरात को कंकरियां किस दिन मार सकते हैं, जो कितनी टोटल कंकरियां मारेंगे, ये सारी हज से related कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। हम्म, और वहां पर आपके पास जो है मिना और मुजदलिफा और अरफात का जो मशार डेज है, उनका मैप होता है। मेन जो चीज़ है, ठीक है। कितनी पुलें हैं, पुलों के नाम क्या है, नंबरिंग क्या है, रोड्स कौन से हैं, कौन से रोड से आदि जमरात की तरफ जाएंगे, किस रोड से जमरात से वापस आएंगे, ये मैप आपको फिंगर टिप्स पे होता है। इसके लिए आपकी जो है ना, ये जो लिंक दिया हुआ था एमटीएस वाला, उसमें वो जी कुछ पीएचवी वालों की वीडियोस भी अपलोड की गई है, वहां से ठीक एक है। अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करें, वो क्वेश्चन जो है वो उसको कवर करें। तो सर अब यहाँ मेरा पर लास्ट गूगल वन जो गूगल मैप टेस्ट। जी, एडिशन, गूगल मैप, कोई किसी तरह की गूगल मैप की सपोर्ट वहां पर अवेलेबल होगी इस जी, मामले में गूगल मैप विजिट के करने में? गूगल मैप के ऊपर आपको वो जो कैंप है ना, वो नहीं मिलेंगे आपको। जो ओके। कैंप में नंबर हर हर साल चेंज होते रहते हैं ना, ठीक आदमी को है जो अलाट ठीक है करते हैं ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तानी गार्ड को, तो वो अपने मैप के हिसाब से वो चलना होगा। कनेक्टिविटी तो का वकास इशू साहब भी इसमें नहीं होगा अगर वहां पे? कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं? कनेक्टिविटी, अगर तो सऊदी सिम में तो इशू नहीं होगा। अगर ठीक है। पाकिस्तानी सिम जैसे लास्ट टाइम ओके जाऊँ थी, तो वो वहां पर कनेक्टिविटी इश्यूज आएंगे, ओके। वो जी पाकिस्तान नहीं है। जी। तो ठीक इसमें ठीक है। तो वकास साहब अगर हम सिलेबस को लेकर चलें, तो जी सिलेबस अब पहले जैसा उसको हम रिकैप्चुलेट करते हैं थोड़ा सा। जी तो जी। आपके एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपने एनटीएस का पास पेपर देख लिया। इन सिंपल आप जिधर से भी देखें, वीडियोस देखें, यूट्यूब से देखें, आपने उधर से एग्जांपल्स कुछ करनी है। ठीक है। उसके बाद जो आपका साइकोलॉजिकल है, वो भी आपने, तो आपको डिफरेंट साइट से मिल जाएगा, तो आपने वहां से उसको कवर करना है। अब ये जो ये वाला सिलेबस है, ये अभी मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, स्ट्रेटजी से आपने इस कवरे को, और जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपने खुद इसमें से गो थ्रू होना है, नोट्स के पीछे नहीं जाना। ठीक है। अब ये अभी अब इस दफा 56 मार्क्स के हैं ये मशायर में, जो आज रिलेटेड मटेरियल है। एक आम लेमैन भी होगा ना, उसको आप बिठा दें तो वो 40 मार्क्स ले जाएगा इसमें से। ओके। तो वेयर बिल्कुल इज द सही है। डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि उसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन थोड़े बहुत आएंगे, वो वही अटेम्प्ट करेगा जिसने पूरा सिलेबस में गो थ्रू होगा। तो अब आपने वो जो लूप होल है, उसको आपने कवर करना आपने लिया, एक चीज को कवर करके जाए। कुछ जो है वो एंड पे जाकर थोड़े बहुत नोट्स आपने प्रिपेयर कर लें, ताकि आपकी वो मेमोराइजेशन के लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाए। मैथ के ऊपर आपने एक मार्क्स नहीं जाने देना, हम्म एप्टीट्यूड वाले में से एक मार्क्स नहीं जाना चाहिए, साइकोलॉजी वाले में से भी नहीं जाना चाहिए। और हम्म ये बात रही, ये यहाँ पे जो आपने दो पोल जो है, वो एक आध क्वेश्चन हो जाए तो वो हम्म। एक वो रह जाए, तो वो एक अलग बात है। क्योंकि यानी कि अगर लास्ट टाइम भी आपको पता है बहुत। जी, अगर ये वाला एरिया जो एनालिटिकल या आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाला ये जो पोर्शन है, 20 मार्क्स और 10 मार्क्स साइकोलॉजिकल, जी, यही आपके कंपैरेटिव एडवांटेज वाला एरिया है, जहाँ पर जी, कैंडिडेट बिल्कुल एक ऐसे ही। दूसरे से एडवांटेज में या डिसएडवांटेज में जाएंगे। बाकी हज तो वाला तो कवर कर लेंगे। बिल्कुल आज वाले में भी जो कवर करेंगे लोग, मैंने कहा ना कि ले मैन को बिठाएंगे, जिसने नहीं भी सिलेबस पढ़ा 40 ले जाएगा वो 56 में से। जी जी। जो लोग कुछ प्रेपरेशन करते हैं वो 45 तक, 46 8 तक ले जाते हैं। हम्म, लेकिन आपने उस लेवल पे जाना है कि आप जो है वो आपके पास जहाँ गुंजाइश नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है। बेसिकली हम बिल्कुल। तो जो डिस्कस कर रहे हैं वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं, जो रिपीटर्स हैं उनको तो पता आ रहा नहीं। तो फ्रेश के लिए वो कोई चांस नहीं है कि वो कुछ जिस तरह लूप होल छोड़े। हम्म। लास्ट ईयर भी ऐसे था, जैसे अब आपने मेंशन पहले किया कि वो सिलेबस जो था, वो जो मैक्सिमम जो सुपरवाइजरी पोजीशन के ऊपर जो मेरिट था, जो फ्रेश कैंडिडेट का था, वो 96 मेरिट था। फ्रेश उससे कैंडिडेट का नीचे वाले वो, 96 था। जी, और जो 96 था। रिपीटर्स थे उनके लिए सर? रिपीटर का भी आई थिंक 92 था, कितना होगा, इतना ही होगा, चले वो दो फिर भी तीन नंबर का फर्क फर्क होगा, तो था। क्योंकि उनकी इस सीटें दफा ज्यादा भी हैं थोड़ा इस बहुत। दफा भी आप क्या समझ रहे हैं कि मेरिट जो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है वो कहाँ तक जाएगा? आपको क्या लगता है? बस अब इसमें जो मुझे लगता है, आपको जो अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर जो था, जो फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरवाइजरी पोजीशन को मिला कर देखा जाए, तो नॉलेज में था कि 45,000 कितने लोग कह रहे थे, अप्लाई किया था उन लोगों ने। हम्म हम्म। और इस दफा आप इमेजिन करें कि लोग, मुझे लगता है डबल होंगे इस दफा। ओके। ये 20s वाले बेटर, इस दफा काफी लोगों ने ज्यादा वो अप्लाई किया है, तो मेरिट ऐसा ऐसा अब जा रहा है। अब बढ़ जाएगा। तो इसमें जी अब जा रहा है, इसमें जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोग प्रेपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो है वो कामयाब वही होगा जिसने सारे सिलेबस से गो थ्रू बिल्कुल। किया है। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस अच्छा। एक स्ट्रेटजी से आप चलें, एक चीज को कवर करें, कोई माइंड में ये रखें कि मैंने 100 आउट ऑफ 100 लेने, और ले सकते हैं।
हमारे भी कुछ मार्क्स कटे थे, वो भी मैं समझता हूँ कुछ अपनी वो थी, पता लग गया था कि ये कुछ मिस्टेक्स जो है हुई मतलब है। आपके 3 नंबर कम जैसे थे तो आपको वो 3 नंबरों का भी आइडिया हो गया था कि ये हाँ, ये मैं 3 नंबर आपको कहाँ से बता गए। दूं, ये कोई शिया वाला जो फीमेल था, ये पढ़ा भी था, सारा कुछ था, वो बस वो पेपर में नहीं हो सका कि वो ओके। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, अच्छा, 43 या 45 है। इसलिए आप इसकी एग्जांपल भी इतनी ज्यादा एलेबोरेटिव स्टाइल के साथ ज्यादा में देता, ना समझाने की कोशिश वो करी। देता अच्छा हूँ सर, मैं मुझे तो ये वो। बताइएगा, सिलेबस का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया तो हम थोड़ा सा आगे चले ताकि अब बाकी चीज़ों को भी कवर कर लें। अच्छा, अब मैं आपसे जानना जी चाहूँगा कि हज कंक्लूड हो गया, आपने बड़े आसान अंदाज के साथ अपनी जो ड्यूटीज़ हैं परफॉर्म कर ली, अब डिपार्चर है वहाँ से, तो उसके लिए क्या, जब हज के अयाम कंप्लीट हो जाते हैं तो जो मुआवरीन होते हैं उसके बाद उनका क्या किरदार रहता है? जो, जैसे जब अगर सब देखें, जैसे जैसे यहाँ से हाजी जाते हैं, देखिए सारे मामले को एक साथ नहीं लिया जाता। ओके। हाजी जैसे जैसे वहां पर जाते जाएंगे, हर फ्लाइट के साथ कुछ मामले जो है वो भी साथ मूव करते जाएंगे पाकिस्तान से। ठीक है। जो वहां पर पहले जाएंगे वो वहां से पहले वापस आएंगे। ओके। 45 डेज जब कंप्लीट होते हैं तो फिर उसके बाद उनको वो फिर वापस जो है वो पाकिस्तान हाजियों के साथ जाना होता है। हम्म। उस सीक्वेंस से उन्हीं हाजियों के साथ वो वापस यानी कि बरताना है, जो फर्स्ट इन लॉन्ग आउट फर्स्ट वाली की आउट, बात की। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो जी, पहले जाएंगे वो पहले आएंगे भी। फर्स्ट पहले अच्छा, आएंगे। 45 डेज का तो ये हमारा प्लान है मुआवरीन का। ये तकरीबन 45 डेज का वक्त सब होता है। सर। और इसमें जो आपके पास जो है वो कुछ डेज जो है वो वहाँ एक्स्ट्रा भी, अगर वो बाहर जो अथॉरिटीज हैं वो कहते हैं कुछ डेज वहाँ पर करें तो आपको करना पड़ता है, और करते भी हैं। तो वो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा भी आपका वो स्टे हो सकता है। अच्छा, तो एक चीज उसके इसमें साथ जी 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 जी, कंटिन्यू प्लीज जी प्लीज। जी। तो उसके साथ फिर ये होता है कि जब आप जो मोमिनीन जो है, जो पाकिस्तान से, जैसे लास्ट टाइम ये हुआ था कि वो इंडिया वाला इशू हो गया, और वो कुछ हाजी प्राइवेट हज कोटा लिमिटेड होने की वजह से वो काफी जो मामले जो है वो लिमिटेड हो गए थे। तो लास्ट टाइम वाला काफी थोड़ा सा टफ हुआ था सीजन। इस दफा ऑप्सो को इस तरह कोई नहीं, क्योंकि 800-900 को मामलीन है। तो मैं मामलीन आपको बताता चलूँ कि मामलीन जो है वो बेसिकली उसकी कैटेगरीज जो है, पाकिस्तान बेस्ड मामन जो है, जो एक तो है वो पाक बेस्ड मामन, जो अभी ये 800 लोग आप सुपरवाइजरी और फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ वाले। उसके साथ एक होता है मेडिकल, हम्म। जो मोमिन मेडिकल ऑफिसर्स हैं, या मेडिकल जो मेडिकल ठीक है। स्टाफ जो है, ठीक है। उनकी अलग से सिलेक्शन होती है, जो वहाँ पर जो है वो मेडिकल मेडिसिन वगैरह उसको जांच ठीक पड़ताल है। के लिए वो बिल्कुल। फर्स्ट एड वगैरह के तौर पे काम करते हैं। दो हो गए। जी सर। तीसरा जो वहाँ पर स्टाफ, जो वहाँ पर आपको जब वहाँ पर जाते हैं, कोई लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से लोकल जो आप वहाँ से मामले, जो पाकिस्तानी लोग वहाँ पर मजदूर हैं या बाकी लोग हैं जी जी। जो वहाँ के रहायशी है, एज ए ठीक है। ट्रांसलेटर उनको आपके साथ वो वहाँ उनको हायर किया जाता है। तो ठीक है। उनको लोकल मामले भी कहते हैं। ठीक ठीक है। है। इनको पाक बेस्ड मामन, वो लोकल मामन वहाँ के हो गया। ओके। ओके। साथ जो है वो जो है दूसरा वो मेडिकल वाले साथ फिर वो अलग जाते हैं, वो ठीक मैंने है। आपको अभी मेंशन कर दिया। ठीक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे पास ये जो ड्यूटीज़ हैं, ये 45 डेज या उससे कुछ दिन जायद, जो जैसे आपने अभी बताया ये है, इस पीरियड के अंदर, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे आर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो सिविल सर्वेंट्स हैं, तो इस पीरियड के दरमियान उनकी जो रूटीन की सैलरी होती है विद इन पाकिस्तान वो मिलेगी, और अगर वो मिलेगी तो इस मद के अंदर ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो इसमें कोई स्टाइपेंड वगैरह भी है जो मुआवरीन को दिया जाएगा? जी, होगा सब बिल्कुल ऐसे ही है कि जो भी पाक बेस्ड मामले है उनको बकायदा जो है वो जो टीएडी है, जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जाता है। डेली अलाउंस जो होता है वो वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है 45 डेज का। जी। जो सुपरवाइजरी पोजीशन है, आई थिंक उनका लास्ट ईयर जो था 188 था रियाल पर डे। और वो जो कितने फील्ड पाकिस्तानी रुपीस सपोर्टिंग, बन रहे थे लास्ट टाइम? तो आई आपको क्या, थिंक वो टोटल बन जाते थे कोई 5.5-6 लाख रुपए बन जाते थे एक उसके एक ड्यूटी के? सुपरवाइजरी वाले के। ओके। सुपरवाइजरी एक वो एक पूरे सेशन के आगे। ठीक है, बी एस और जो 17 फील्ड एंड सपोर्टिंग, अबव। जी 17 and 18। 17 एंड 18। तो उससे अब वाले अप्लाई आई थिंक नहीं कर सकते। ओके। और उसको जो फील्ड सपोर्टिंग है उनके आई थिंक वो 4.5 लाख के राउंड बहुत बन जाता है।
ठीक तो है। उनका वो जो पूरा स्टेपन हम काउंट करें तो उनका वो इतना बन जाता है। इसके अलावा जो है वो बावन जो है उनकी एयर टिकट्स जो है, वहाँ पर जो रेजिडेंस है, इवन इस दफा जो जो हज पॉलिसी है उसमें मेंशन है, सऊदी जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें भी मेंशन है कि जो मावनीन है उनके लिए मशार जो है डेज है उसके दरमियान बाकायदा इनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त किया जाए। लास्ट ईयर हम थे तो वहाँ पर मावनीन की रिहाइश का बंदोबस्त नहीं था, हम्म, क्योंकि वहाँ पर वो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इस दफा ठीक है। गवर्नमेंट को मावनीन के लिए भी रिहाइश के लिए वो पे करना वो भी पड़ेगा बेहतर इस किया टाइम। इस दफा गवर्नमेंट ने, जी ये प्लान भी बेहतर किए। जी। अच्छा, तो ये तो बात भी उसमें बताइएगा जी कि हज की इजाजत होगी मुशाहिर डेज के अंदर, जो मुआविनीन यहाँ से पाकिस्तान से जाएंगे ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, क्या वो हज भी कर पाएंगे? जी बगा साहब, ये बड़ा एक ना आपने मजे का क्वेश्चन किया है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मावन कोई भी अप्लाई करने से पहले पहले ये क्वेश्चन करता है कि हज और कर समझ, सकते नहीं कर हाँ, कि सकते। हज भी हो जाएगा हमारा साथ ही। हाँ जी। तो इसमें यह है कि क्योंकि आपकी ड्यूटी हाजियों के साथ है, जब मशायर डेज आते हैं सारे हाजी जो है वो मशायर जो होते हैं मिना मुजल्फा अरफात में जी होते जी हैं, जी। बिल्डिंग बिल्कुल खाली होती है। ओके। तो मावन जो है वो बिल्डिंग में बैठ के क्या करेंगे जब हाजी उधर है? बिल्कुल सही है। डेफिनेटली आप उनके साथ मूव करना है। वहां बिल्कुल से सही। बकायदा है कि नाजम स्कीम स्टार्ट की थी लास्ट टाइम, इस तरफ भी है। हर 200 हाजी के साथ एक मुआवन होगा, ठीक है। तो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। उनको हम्म। वो मशायर डेज में वो कहना स्ट्रेटजी जो है वो गाइड भी करेंगे, वो फर्दर उनके भी सब नाजम बना लेंगे अपने साथ, ठीक है। ताकि कोई भी हाजी जो है उसको इशू ना हुआ है वो सारा कुछ नहीं। क्योंकि दूसरी चीज ये है कि मशायर जब आप जाते हैं अरफात में जाते हैं तो हाजियों के साथ ही होना है, तो बाकायदा आराम पहन कर आप जाते हैं। ठीक सारा है। कुछ होता है, ठीक आराम है। की हालत में होता है, जिस हालत में हाजी होते हैं उसी हालत में आप होते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये सीन है। तो वो बकायदा आप एक हज परफॉर्म करते हैं, कुर्बानी की पेमेंट आप खुद अपनी करते हैं। ठीक है। वो हाजी नहीं होता है, क्योंकि कुर्बानी की पेमेंट आप खुद ही करते हैं। सर, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए किया कि ये समझा जाता था कि जो मुआवनीन है वो हज नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से आया कि जब उन्होंने रहना ही हाजियों के साथ है तो जी उनका हज कैसे नहीं होगा, ये मतलब एक क्वेश्चन बिल्कुल था। ऐसे, और ये क्योंकि मिथ आप आपने जब बड़ा मीनार अच्छा बात बन जाते ब्रेक हैं तो किया। जी बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और ब्रेक किया कि ये एक मिथ है, जब आप मुआवनीन ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं हाजियों के साथ, तो अल्टीमेटली आप हज भी परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ ही। ऑटोमेटिकली। तो वो जिधर हाजी जाएंगे उधर आप, वो 200 हाजी आपने जजीरिया से ले जाना है मीना में, मीना से आप उसके साथ अरफात में जाएंगे, अरफात में स्टे करने के बाद रात को मुजल्फा गुजारेंगे खुले आसमान के नीचे। उन्हीं हाजियों के साथ आप जमरात जाएंगे, उन्हीं हाजियों के साथ फिर आप खेमे में आएंगे। फिर हाजियों को गाइड करने के साथ कुछ हाजी साथ लेकर आप जो है कुर्बानी होने के बाद उनको आप तवाफे जो है वो जो ज़ियारा की तरफ भी जाएंगे। तो हज के तो यही पार्ट है। तो वो भट्ट सारी साहब, चीजें आपकी हो इसका जाएंगी, मतलब कुर्बानी इसका आपने खुद मतलब अपने है, पे कर ले। सर इसका मतलब है कि हम आपको हाजी हाकिम भट्टी साहब कह सकते हैं? जी कह सकते हैं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये अल्लाह ताला का करम है जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। कह सकते आप हैं। खुद इस दफा अपीयर हो रहे हैं जी इसके लिए? इंशाल्लाह अपेयर होंगे, चले इंशाल्लाह माशाल्लाह, क्यों लास्ट नहीं टाइम होंगे भी इस आप बार। टॉपर थे, अभी तो क्योंकि इस आप दफा रिपीटर भी हैं, तो इसमें इस भी दफा आपको रिपीटर है हमारा एडवांटेज नंबर। होगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको ये भी होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर आपके साथ आप मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगे ताकि फिर हम अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड करें? तो वकास साहब, हमने जो सिलेबस था, क्योंकि हमारा जो मुझे आपने स्ट्रेटजी दी थी आपका यही फाइन। था कि फाइन। कैंडिडेट्स जो है वो जो उनको इशू आ रहा है यस। काफी के टेस्ट के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, क्या है थोड़ा सा चलो गाइडलाइन हो जाए, एक्सपीरियंस शेयर हो जाए। बिल्कुल सर। वो तो हमने कवर कर लिया है, उसका हमने डिस्कस भी किया है कि वो हमने नेक्स्ट अपना स्टोरी ये था कि देयर इज नो शॉर्टकट। बिल्कुल। आपने इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, एक बिल्कुल सही। कंप्रेहेंसिव तरीके से करेंगे कवर, तब आपका वो क्लियर होगा। ये हमने कवर कर लिया। फर्दर अगर आपके साथ अगर हमारी नेक्स्ट टाइम कभी सीटिंग होती है तो हम वो जो है वो अगर वो टाइम मिला आपके पास हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम इसको अगर डिस्कशन भी करनी पड़ेगी कि बकायदा जो एक्ट है या बाकी चीज़ें जो है एक एक चीज़ के ऊपर जो है फर्दर उसको किस तरह वो जो लेक्चर टाइप जिस तरह होता है वो भी अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल इसके सही बाद है। जब अच्छा अच्छा बगा साहब ऐड अब ये है कि ये प्रोसीजर क्या है इसका। अभी ये एनटीएस टेस्ट लेगा, जी जो टॉपर्स होंगे, जो जी। टॉपर लोग होंगे, अब उनके डिपेंड करता है कि 1:2 बुलाते हैं किस रेशो से बुलाते हैं, वो फिजिकल ठीक है। टेस्ट के लिए बुला लेंगे। बिल्कुल सही। फिजिकल टेस्ट जो होगा वो तकरीबन आपका 35 मिनट्स या 36 मिनट्स होंगे। ठीक है।
जो आपका 35 में करेगा सपोज उसके 30 नंबर है। जो 30 सेकंड 35.5 मिनट में करेगा उसके 18 नंबर है। जो 36 में करेगा उसको 16 नंबर है। जो 36.5 मिनट में करेगा उसके 14 नंबर है। दो दो नंबर कम करते जाए तीस यानी तीस कि सेकंड के साथ। 35 मिनट के अंदर आपने 5 किलोमीटर्स की जो जॉगिंग है वो कंप्लीट करनी है। जितना आप टाइम एक्स्ट्रा लेंगे पर मिनट पर आपके 2 मिनट्स, 2 नंबर जो है वो कम हो कंसिडर होंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो ये जब फिजिकल हो जाएगा टेस्ट उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, कोई इंटरव्यू एनटीएस वाले नहीं है। कोई इंटरव्यू नहीं ठीक है, है। यहाँ पर ही डायरेक्ट क्या मेरिट होगा, बनेगा। यहाँ पे आपकी ही मेरिट सिलेक्शन बनेगा। होगी। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने को मिनिस्ट्री की तरफ एनटीएस रेफर कर देगी। ठीक फिर है। ट्रेनिंग। नहीं नहीं इधर नहीं क्योंकि सिविल सर्विस है ना। ये जी मेरिट जी। आपका ये डिसाइड करेंगे, ये रिटर्न प्लस फिजिकल। जो प्लस फिर। जाएगा वो डायरेक्ट समझो उसकी सिलेक्शन है। टॉपर्स को वो बुला लेंगे और वहाँ पे मिनिस्ट्री जो है डॉक्यूमेंट चेक करेगी, जिसके डॉक्यूमेंट्स ओके है सारा कुछ है। वो जब उसको ट्रेनिंग पे बुला लेंगे बस उसका फिर वो फ्लैट। बाकी वो ट्रेनिंग के बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में आपको वो भेजेंगे, क्या करेंगे। वो फिर उसमें भेज देंगे आपको। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आपने हमें अपने कीमती वक्त में से बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम अता फरमाया, क्योंकि आपके अपनी सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही है। और बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर आपने पूरी स्ट्रेटजी हमारे साथ डिस्कस की। बल्कि पूरा हम उसको विजुअलाइज कर रहे थे, जैसे जैसे आप बता रहे थे कि ये रास्ते होंगे, ये ब्रिजेस हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो बड़ा अच्छे तरीके से हमने इसका हज का ना पूरा फील लिया आपकी डिस्कशन से। और आपके जर्नी को, आपके अल्फाज को हमने अपने दिमाग के अंदर एक सिनेमैटिक अंदाज के अंदर विजुअलाइज किया। कोशिश करेंगे ये तो जैसे आपने बताया कि आप अवेलेबल हैं नेक्स्ट फर्दर भी इसी तरह की डिस्कशन पे। लेकिन ये जो आपकी बात है, ये जो आप एक अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं, ये हम छोड़ रहे हैं अपने व्यूवर्स पर कि वो हमें क्या इस पर जो है वो अपनी रिव्यूज़ देते हैं। अगर हमारे कैंडिडेट्स चाहेंगे, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो चाहेंगे, तो हम इंशाल्लाह मज़ीद आपसे फर्दर भी इससे रिलेटेड जो है ना वो आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए, आज के आपके वक्त के लिए का बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। हम आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट भी जो कि आपकी इन जो वैल्यूएबल टिप्स हैं उनसे मुफीद होंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा मुकद्दस मुकामात पर जाकर आपको याद भी करेंगे, दुआएं भी देंगे। इंशाल्लाह। और अल्लाह करे आपकी और हमारी ये जो एफर्ट है ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे लिए मुस्तकबिल में खैर बरकत लेकर आएगी। सर, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उम्मीद है कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में भी इकट्ठे होंगे और इसी तरह आपसे कुछ सीखेंगे इन चीज़ों के बारे में। आपका सर आज की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हम आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये थे हमारे आज के हमारे गेस्ट हाकिम भट्टी साहब, और जिन्होंने हमें हज मुआवनीन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा गाइड किया। अगर आपके हमारे इस डिस्कशन से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें। हम मज़ीद इसके ऊपर अगर कहीं पर फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो हम सर को ज़हमत देंगे और इनसे मुफीद जो है वो मालूमात इस सिलसिले में भी लेने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे किसी नेक्स्ट वीलॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ वकास अहमद साइनिंग आउट हियर फ्रॉम द दिस जूम सेशन। अल्लाह हाफिज़।